इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 4 एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा भाग 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 2 का। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि किस तरह वो सरदार, कौन सरदार था, आप ऊपर यहाँ पर नाम देख सकते हैं। फेकू सरदार लाठी लेकर चला और दुलारी ने उसे बचाया और यहीं से इन दोनों का मुलाकात हुआ और प्रेम संबंध आगे बढ़ा। टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृतिस्थ हुई, मतलब दुलारी जब उसको विदा कर दी, एक तरह से नहीं होता है कि शर्माना, तो वैसे ही कुछ तो वो हुई। तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर है, क्योंकि उसने तुरंत देखा कि अरे टुन्नू तो आज अलग दिख रहा था। ठीक है, अबरवा, अबरवा का मतलब होता है बहुत बारीक मखमल का कपड़ा। ठीक है, तो बहुत बारीक मखमल के कपड़ा के जगह वो पहना था खदर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी। जो उस समय लखनवी क्या पहना था, दोपलिया मतलब टोपा, तो उसके जगह पर गांधी टोपी पहना था। देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था, परंतु उसका अवसर ही नहीं मिला। वहां पर उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला, जो उसमें कपड़ा रखती थी। पहले लोग संदूक में ही कपड़ा रखते थे। उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई सारी सब कपड़ों के नीचे दबा कर रख दी। मतलब टुन्नू के द्वारा जो साड़ी दी गई थी, बहुत कोशिश करने के बाद, क्योंकि सब उठाकर मेहनत लगाना साड़ी नीचे रखने में, नीचे रख दी। उसका चित्त आज चंचल हो उठा था। नहीं होता है कि कभी प्रेमी हंस देता है, चाहे कभी दोस्त कुछ भाव दे देता है तो लोग मुस्कुरा पड़ते हैं, वैसे ही हाल था इसका। अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहले ही मुलाकात में कर लिया था, परंतु उसने उससे उस भाव को, उस भावना की एक लहर मात्र माना था। मतलब समझा था कि भाई छोटा सा एवं एवं हवा टवा है बस। बीच में भी टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण टुन्नू आता घंटे आधे घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता और पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता। मतलब एकदम शांति से होकर उसकी बात, दुलारी की बात सुनता, फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। जिस तरह छाया एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, आदमी जब खड़ा होता है छाया एक तरफ रहता है, तुम घूम जाओ छाया घिसक जाएगी, तो वैसे ही वहां से चला जाता था। यवन से अस्ताचल, मतलब यवन तो था ही, सुंदर तो था ही, यवन से अस्ताचल पर खड़ी दुलारी, अब देखो एकदम सुंदर तो थी, एकदम दुलारी एकदम बहुत खूब सुंदर थी। टुन्नू के इस उन्माद पर, मतलब इस टोन पर, इस बोली पर मन ही मन हंस पड़ी। परंतु आज उसे कृषिकाय और कच्ची उम्र के पांडुमुखी बालक टुन पर करुणा हो गई। मतलब समझो आप कि वो पतला दुबला जो लड़का था, कम उम्र का लड़का था, सांवले कलर का जो लड़का था, उस पर दुलारी की भावनाएं कुछ ज्यादा ही आ गई। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वो शरीर को नहीं चाहता है, वह शरीर को बिल्कुल नहीं चाहता है। वह जिस वस्तु पर आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। इसीलिए बोलते हैं प्रेम करो तो आत्मा से करो, शरीर से नहीं। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी अपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी, मतलब सब बनावटी थी अपेक्षा सब। सच तो यह है कि हृदय के एक निर्भंग कोने में, हृदय के एक कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। मतलब दुलारी के सीने में किसी एक कोने में टुन्नू का वो जितना भी प्यार मोहब्बत वाली बातें थी, प्यार था, वो सब एक तरफ था ही। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार की उलझन से बचने लगी। मतलब जो विचार वाद विवाद होता था उससे वो बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट गई, खाना बनाने लगी। त्यों ही धोतियों के एक बंडल लिए फेकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से दृष्टि फेर ली। तुमको नहीं चाहिए। फेकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा,
देखो तो कैसी बढ़िया धोती लाया हूं, कैसी साड़ी लाया हूं। बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, पर क्या हुआ? वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। आजकल रोजगार बड़ा मंदा हो गया है, फेकू ने समझाते हुए कहा। ठीक है। दुलारी फेकू को उत्तर देने ही चाहती थी जब तक जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों, गांधी जी ने बोला था सविनय अवज्ञा आंदोलन और विदेशी सामान का बहिष्कार करो, उसी समय की ये बात है। तो वहां से एक जुलूस जा रहा था जो विदेशी कपड़े को इकट्ठा कर रहा था। तो विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों मतलब जो सत्याग्रही थे, तो उनका दल भैरवनाथ की सकरी मतलब पतली गली से घुसा और वहां पर ये लोग मतलब बोलते जा रहे थे कि भारत जननी तेरी जय, भारत जननी तेरी जय, तेरी जय हो, तेरी जय हो। गीत की ध्वनि से उभय प्रसवा में खड़ी इमारतों के प्रत्येक कोठरी गूंज गई और जो भी वहां पर प्रसवा मतलब उस लाइन में जितना भी घर था, रूम था, वहां पे, यहाँ पर प्रसवा का मतलब क्या दिया है? दोनों तरफ, एक रास्ते के दोनों तरफ जितना भी घर था उसके कोठरी में यह आवाज गूंज गई। एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोने को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। सब लोग फेंक रहे थे। सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मिलों की बनी बारीक सूती की मखमली किनारे वाली नई कोड़ी धोतियों का बंडल, देखो पहले का साड़ी होता था नया कोड वाला, डिजाइन वाला, जो किसका बॉर्डर ही अच्छा आता था, तो वो साड़ी का बंडल नीचे चादर पर फेंक दिया, फैली चादर पर फेंक दिया। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गई। चारों जो लोग थे खिड़की की तरफ देखने लगे। कारण क्या था? कारण यह था कि जितने वस्त्र का संग्रह अभी तक हुआ था अधिकांश फटे पुराने थे, परंतु यह जो नया बंडल गिरा है उसकी धोतियों की अभी भी उसका बंडल भी नहीं खुली थी और वो सारी फेंक दी थी। कौन? दुलारी ने। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाले की तलाश खिड़की में करने लगी। त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई। जुलूस आगे बढ़ गया। उसके बाद जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। और पहले खुफिया रिकॉर्डर होते थे, वो रिपोर्टर वहां से रिकॉर्ड करते थे कि बात क्या क्या है। पत्रकार समझो, पत्रकार जी अपनी फराटी मूछों पर हाथ फेरते हुए, बड़ा बड़ा मूछ था तो उस पर हाथ फेरते हुए सहज नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। इतने में ही उधर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़के से बंद हो गया। परंतु उसके बीच अली सागर ने देखा कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले से हटाकर बंद कर दिया। ठीक है, हाथ हिलाकर पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबर, जो पुलिस के सामने गवाही देकर, दूसरे के गवाही देकर अपने आप को माफ करवा लेते हैं, उसको मुखबर बोलते हैं। देखो नीचे मीनिंग भी उसका दिया गया है कि वह मुलाजिम जो अपराध स्वीकार करने के बाद सरकारी गवाह बन जाएगा और जिसे माफ कर दिया जाएगा, उसको मुखबर बोलते हैं। तो मुखबर फेकू सरदार की उछरी झलक उसको दिखाई दे दी तो पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर, जो उनका रोबीला एकदम रुद्र चेहरा था, मुस्कान की छिन्न रेखा जो थी उनके चेहरे पर, जो मुस्कुराते रहते थे, वो छिन्न रेखा थोड़े देर के लिए वो खिंच गई, खत्म हो गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे, वहां पर चबूतरा था, पेड़ के पास चबूतरा होता है, वहां पर बैठे बेनी तमोली के सामने, वहां पर बेनी तमोली कोई था, उसके सामने एक दुअनी फेंक दी। क्या फेंक दी? दुअनी फेंक दी। दुअनी मतलब 2 आना,
पहले चरनिया चलता था ना, तो 2 आना उसके सामने फेंक दिया। देखो इधर से किस तरह ये लोग चल रहा है, इधर से लोग कपड़ा इधर से फेंका जा रहा है। तो दुलारी कौन है? दुलारी यही है जो सामने दिख रही है। अब देखते हैं 4 नंबर। फेकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ, बड़ा चौड़ा पीठ था, उस पर सपासप झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल निकल यहां से, अब मेरी दहलीज कभी लांग दी तो। दहलीज टाका मतलब लांगना। मेरी दहलीज को कभी पार किया तो मैं दांत से तेरी नाक काट लूंगी। क्या कर लूंगी? अपने दांत से तेरी नाक काट लूंगी। ये बोली। उत्कट क्रोध से दुलारी के नथुने फूल गए, उनके नाक के नथुना जो होता है फूल गया एकदम क्रोध से। उधर फरक रहा था, एकदम उधर अधर फरक रहा था, आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेकू के गली में निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होती रही। पुलिस रिपोर्टर जो था उससे आंखें चार होते ही झेपन के बावजूद लाचार सा होकर फेकू उसकी ओर बढ़ा। किसके ओर? रिपोर्टर की तरफ बढ़ा। और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगिनिया जो उनके साथ रहती थी, संगिनिया और पड़ोसियों ने उसकी ओर कतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर अपेक्षा से मतलब एकदम क्रोध से चढ़कर बिना इच्छा के झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपने कोठरी में जा घुसी। कोठरी में जाने के बाद चूल्हे पर बटलोही में दाल चुर रही थी, मतलब छोटा सा पतीला में वहां पर दाल पकाने के लिए चूल्हे पर रखी थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी। सारी दाल चूल्हे में जा गिरी। आग बुझ गई। चूल्हे में जब दाल पर गया, पानी पड़े गया, दाल में पानी होता है, आग बुझ गया। परंतु दुलारी के दिल की आग अभी भी भट्ठा में मतलब भट्टी की तरह जल रहा था। पड़ोसिनी ने उसकी कोठरी में जाकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया, मतलब मीठा मीठा बोलकर उसने बोलना शुरुआत किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। क्यों? दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? यह तो आधी गंगा के खड़े होकर आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। झिंगुर की माँ ने कहा, वहां पर झिंगुर के माँ ने कहा कि टिंगू यहाँ कभी नहीं आता। कौन? टुन्नू। वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटे पहले ही टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते हुए देखा था। भूल गई थी। झिंगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां जितनी भी थी होठों में होठ मिलाकर मुस्कुराई, और परंतु तुरंत बातों में बात मिलाकर दोहरा दिया कि हाँ ठीक है। परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। सब बोला कि हाँ सही बोल रही है, नहीं आया था। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल लेकर 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया, और प्रवेश करते आते ही वो बोला, उसने ताजा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। अब बताओ, जिस प्रेमी के सामने उसके प्रेमी की मौत की खबर आएगी तो उसका क्या हाल होगा। और कई दिन होते तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती और हटा देती बात को, लेकिन टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती। परंतु आज यह संवाद सुनकर वह स्तंभ हो गई, एकदम सहम गई बात सुनकर। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहाँ और किस तरफ हुआ है। कभी किसी बात पर न पसीजने वाली लड़की, कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो गया, मतलब एकदम हृदय पानी पानी हो गया। और सदैव मरुभूमि की तरह धो जलने वाली, एकदम गुस्से में रहने वाली लड़की, वह सुंदरी, आंखों में मेघमाला में अश्रुओं की झारी गिरने लगी और रोने लगी। उसने पड़ोसिनों की निगाहों से अपने आंसुओं को
छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया और आंसू छुपाने का प्रयत्न नहीं किया और रोती तो सब कुछ देखते थे। पड़ोसी ने भी करकसा दुलारी के हृदय की यह कोमलता देख दंग हो गए थे और पड़ोसी भी अचानक से दुलारी का यह हृदय का भाव देखकर, कोमलता देखकर सब कोई दंग हो गया था। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को इस जो आचरण अभी दिख रहा था, बार भिन्नता सुलभ अभिनय मात्र समझा। और इन लोग समझते थे कि ये बात यहाँ पर तो नाटक चल रहा है, नाटक कर रही है, अभिनय मात्र समझकर टाल दिया। पिट्ठू ने दिल लगी भी की। मुझे लुक्का छुपी फूटी आंख नहीं सुझाती, मतलब मुझे लुक्का छुपी ये ठीक नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके के चोट पर किया, दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने संदूक खोला, उसमें से टुन्नू की दी गई अश्रु से लगे काले धब्बे वाले खर्द की धोती निकाली और उसे पहन ली। उसने झिंगुर को बुलाया और पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया, मतलब टुन्नू को कहाँ मारा गया था। झिंगुर ने बताया, टाउन हॉल के सामने। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना है, ठीक है, थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। जो अमन समारोह जो हो रहा है उसमें दुलारी को गाना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, ठीक है। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपने सहकर्मियों को डांटा। शर्मा जी, मतलब जो लिखा था, शर्मा जी आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात ही नहीं पड़ती। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में, मतलब हल्का आवाज में कौड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मा उतारा और चश्मे को कुर्ता से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने चीख कर कहा, ये जो आप पन्ना अलीफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं, मतलब ये आप पन्ने पर पन्ना अलीफ लैला की कहानी से जो रंग लाए हैं वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है, सबूत है आपके पास? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल ही अखबार बंद हो जाएगा। वहां पर जो संपादक जी बड़े घर पहुंचा दिए जाएंगे। आप बड़े घर चले जाएंगे, मतलब जेल चले जाएंगे। अपने संबंध में वार्ता होते सुनकर संपादक जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है, इसमें गलती क्या है तो बताइए। यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक रहा हूँ। यही शर्मा जी के रिपोर्टिंग करके आए उस पर झक, मतलब देख रहा हूँ इस पर क्या है। प्रधान संवाददाता ने कहा, पढ़िए। संपादक ने आदेश दिया और ये प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए आप ही पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। संवाद के लिए जो शीर्षक लगाया उसे भी पढ़िएगा। क्या शीर्षक है? यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, ये शीर्षक था। जेब भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा। फिर धीरे धीरे वह रिपोर्टर पढ़ने लगे, ठीक है, रिपोर्टर आगे पढ़ने लगे। कल 6 अप्रैल को नेताजी के अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। यहाँ तक कि खोमचे वाले, वहां के जो इलाके के लोग थे, खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं डाली। खोमचा वाले क्या, जो मूरी पर लेकर चलते हैं ना, चना ले लो, भुजा ले लो, वो सभी दुकान नहीं लगाए थे। सवेरे ही जुलूस का निकलना जारी हो गया था, जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्र का संग्रह करता जा रहा था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था वहां पर, ठीक है। उपयुक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया, मतलब वहां पर खत्म हो गया, तो पुलिस के जमादार, वहां पर जो पुलिस लोग थे, तो पुलिस के जमादार अली सागिर, पत्रकार जो थे, रिपोर्टर, उन्होंने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। टुन्नू को जा पकड़ा और गालियां दी। कौन? रिपोर्टर जो था, जमादार अली
सागिर। ठीक है, वो गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी। बूट की क्या ठोकर? ऐसे बूट का मतलब गाड़ी का डिक्की होता है, लेकिन हमें लग रहा है पत्थर नहीं तो जूते से ठोकर मारी। चोट पसली में लगी, छाती के नीचे पसली में लगी। वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर गया और उसे उठाकर वहां से उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा और मुंह से खून निकलने लगा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को पठार कर, मतलब टुन्नू को वहां से उठाकर कहा गाड़ी में लाद दिया। लोगों से कहा कि अस्पताल ले जाया जा रहा है इसे, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वह वास्तव में टुन्नू मर गया है। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाह किए, वरुणा वहां पर नदी में प्रवाह किए जाते भी हमारे संवाददाता ने देखा है। ठीक है, उसके बाद एक सिलसिले में यह भी उल्लेख किया गया है कि टुन्नू का दुलारी नमनी नौहारियन से संबंध था। जो दुलारी थी, दुलारी और टुन्नू का संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। वह बहुत उदास थी और उसने खद के एक साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। जो टुन्नू ने उसे दिया था वही साड़ी पहनी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले आई है। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा उसको। कुस्यात जमादार, वहां पर जो कुस्यात जमादार था, जो वहां का नेता था, जमादार अली सागिर ने मौसमी चीज, क्या चीज? मौसमी चीज गाने की फरमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर, मतलब एकदम अंदर से गुस्सा आगे से हंसकर एक गाना सुनाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, कासो मैं पूछूं, पास ही मैं कंपनी बाग के फूलों के खुशबू से, वहां पर कंपनी का जो बाग था उसके खुशबू से वायुमंडल आमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छा गया था, जिसे भेद कर दुलारी की स्वर लहरी, मतलब उसका आवाज गूंज उठा था। मतलब जो गा रही थी वो आवाज उठ रहा था, पूरा एकदम गूंज गया था उस भवन में। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कासो मैं पूछूं, मतलब यहीं पर हमारे प्रेमी को मारा गया है, मैं किससे पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था उसी स्थान पर दृष्टि जमाते हुए दुलारी ने दोहराया, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। और फिर चारों ओर उद्भ्रांत मतलब हैरान दृष्टि से घुमाते हुए उसने गाया, कासो मैं पूछूं। उसके अधर प्रांत पर श्रीमत की एक छिन्न रेखा से खिंच गई थी। उसने गीत का दूसरा चरण गाया। दूसरा चरण था, सांस से पूछू नदिया से पूछू, सांस से पूछू नदिया से पूछू, देवरा से पूछत लजानी हो रामा, देवरा से पूछत लजानी हो रामा। अपने सांस से पूछू कि नदी से पूछूं, देवर से पूछने में मैं लजाती हूँ। देवर से पूछत कहते कहते वह बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सागिर की ओर देखा और उसने लजाने का अभिनय किया। दुलारी लजाने के लिए अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंद छलक उठी। यहाँ पर लिखा है छहर उठी, मतलब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा। यह कहिए कि वे पानी की कुछ बूंद भी जो वरुणा में टुन्नू के लाश मतलब नदी में लाश फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों से टपक रही है। जो
अरुणा में लाश फेंकने के बाद जो पानी टपका वो अब दुलारी की आंखों से प्रकट मतलब बाहर हो रही है। वैसा रूप पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा था, वैसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर अभीर भाव में भी नहीं, ना ही आंधी में, ना ही समुद्र में, ना ही मृत्यु के अभीर मतलब बहुत ज्यादा दुख में भी नहीं देखा था। सत्य है परंतु छप नहीं सकता। ये कहानी 100% सत्य है, लेकिन संवाददाता ने बोला, संपादक ने कहा ये छप नहीं सकता। क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारे लिए सबूत यहाँ पर नहीं है। ठीक है। पहला नंबर, हमारी आजादी की लड़ाई में समाज के अपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है ये बताना है। 2 नंबर, कठोर हृदय समझे जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी थी? क्योंकि प्रेम करती थी भैया। 3 नंबर, कजली दंगल जैसे गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता था? कुछ और परंपरागत लोक आयोजन का उल्लेख कीजिए जो इस तरह दंगल होता हो किसी में। ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक संस्कृति दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषता लिखिए। उसके चरित्र का विशेषता आपको लिखना है कि वो समाज से अलग भी है तो अलग है, और अलग भी नहीं है तो क्यों नहीं है। 5 नंबर, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ था? 6 नंबर, दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था, ते सरबौला बोल जिंदगी में कब देखले लोट। दुलारी के इस अपेक्षा में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण के लिए स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ते सरबौला बोल, तू कब अपन जिंदगी में देखले बारे नोट आ जिंदगी, तू तो यही है ना, जिस तरह एकदम लोफर सब जिस तरह दिखता है वैसा ही हो। इसे स्पष्ट करना है कि आज के युवा लोगों के लिए क्या इसमें दिखाया गया है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? 8 नंबर, दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उसका कलाकार मन और उसकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है ये बताना है। और दुलारी देवी के बारे में कौन नहीं जानता है? दुलारी देवी स्वतंत्रता सेनानी में सबसे अहम मानी जाने वाली गांधी जी के साथ रहती थी। जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियां, अच्छी साड़ियों का फेंका जाना उसके किस मानसिकता को दर्शाता है कि हमें हमारा प्रेमी दूसरा है, तुम मत दो, हमको जो देता है वो देगा, तुम्हारा वस्त्र हम नहीं लेंगे इसलिए फेंक दिया। 10 नंबर, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप और उम्र का कायल नहीं होता। टुन के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक के उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? कौन सा दिशा की तरफ मोड़ता है उसका विवेक दुलारी के प्रेम के सामने? प्रेम ये बताना है कि उसका प्रेम कौन सी दिशा में मोड़ रहा है दुलारी को चाहे दोनों को। यही ठैया झूलनी हैरानी है रामा का प्रतिकार्य समझाइए। मतलब इसका मतलब समझाना है कि यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा का मतलब क्या होगा। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ भी आपको कमेंट करके बताना है, चाहे गलत हो चाहे कुछ आपको सलाह देना है, आप जरूर देना। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।